हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो हमारे सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर क्या होता है? सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं। जैसे कि पेन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, फ़ैन हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो हर वो चीज़ जो आपके आसपास है। इवन पानी, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, और हवा को भी हम लोग मैटर में कंसिडर करते हैं। तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे, मतलब मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें हमने ये देखा है कि अगर सॉल्ट में हम लोग वाटर में अगर हम लोग शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्ट था वो वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो गया, उसका अस्तित्व अपना ना हो करके वो उस वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, और वो पार्टिकल्स आपस में जो स्पेस होता है वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, सॉल्ट उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो सबसे पहला फिजिकल नेचर के बारे में क्या हुआ कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कितने छोटे होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए, ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ये बीकर है, बीकर में हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका कलर रेड हो गया है। अब इसको हम लोग इसका डाइल्यूशन और करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें से हमने 10 ml सोल्यूशन लेकर के हमने, और जो प्योर वाटर था एक अलग से प्योर वाटर, ये जो चार बीकर ये आपको दिख रहे हैं इनमें सब में प्योर वाटर है, ठीक है, ये कोई इसमें मिक्सिंग नहीं की हुई है। तो हमने इसमें से 10 ml का सोल्यूशन ले लिया है और उसको हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें जब हमने डाला तो इसका भी कलर देखिए चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत कलर इसमें चेंज आया है। फिर हमने क्या किया कि इसमें से 10 ml का सोल्यूशन लेकर के हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें भी हमें हल्का फुल्का कलर चेंज देखने को मिल गया। फिर इसमें से 10 ml लेकर के हमने इस प्योर वाटर में, साफ़ पानी में डाल दिया, और यहाँ भी हमें कलर चेंज देखने को मिल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कलर है वो ज़्यादा डार्क है और यहाँ पे कलर लाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप उनको कितना भी डाइल्यूट करते जाए, मतलब उसमें आप कितना भी मिक्सिंग करते जाएंगे उनका अस्तित्व तो ख़त्म नहीं होता है, वो अपना प्रेजेंस हमेशा शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो ये हमने दो चीज़ें पढ़ी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। अभी हमने पढ़ा जब हम सॉल्ट को हम लोग वाटर में मिला देते हैं तो क्या होता है कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर के स्पेसेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जब वो एडजस्ट कर लेता है तो उसका अपना अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम शुगर भी डालेंगे तो शुगर भी उसमें अपने आप को मिक्स हो जाती है पानी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेसेस होती हैं कि उसमें अगर और भी कुछ ऐड कर देते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे हमने, आप एक रूम में, आप एक कोने में अगरबत्ती जला दीजिए और अगरबत्ती को आप वहीं ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या देखेंगे, उसकी स्मेल जो होती है पूरे रूम में फैली हुई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, वो एक जगह पे स्थिर ना रह करके मोशन में बने हुए रहते हैं। जब पार्टिकल्स मोशन में बने हुए होते हैं तो जो उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनका मोशन होता है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से डिनोट करते हैं। फिर स्टूडेंट्स आ जाइए थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। जैसे ये एक्टिविटी दिया हुआ है कि आयरन नेल, चौक और रबर बैंड, इन तीनों में से आप किसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी टूटेगा। तो चौक जो होगा वो जल्दी टूट जाएगी और रबर बैंड जो होगा वो खिंच जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, और आयरन नेल तो एकदम ही नहीं टूटेगा, वो बेंड हो जाएगा लेकिन नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन नेल में के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, चौक में सबसे कम है। और रबर बैंड की जो प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेच हो जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमारा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आ जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे।
तो मतलब मैटर के क्या क्या रूप हो सकते हैं। तो मैटर जो होता है हमारा 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इनकी एक डेफिनेट शेप होता है, इतना ही फिक्स शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, मतलब ऐसे एक जगह पे स्थिर होते हैं, मतलब इनकी बाउंड्री फिक्स होती है, फैले हुए जैसे पानी हमारा फैल जाता है, सॉलिड्स कभी फैलते नहीं हैं, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। गैसेस में ये कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है गैस में पाई जाती है, लेकिन सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। सॉलिड्स अपना शेप हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाएंगे लेकिन उनका शेप नहीं चेंज होगा, इसलिए वो रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। फिर आ जाते हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, आप पानी को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप अज्यूम कर लेता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ये रिजिड नहीं होते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड मतलब जिनमें फ्लो प्रॉपर्टी होती है, जिनमें बहाव होता है। फिर जो एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एटमॉस्फेयर जो गैसेस होती हैं वो पानी में डिसॉल्व कर जाती हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बीकर है और बीकर में यहाँ पे ये पूरा पानी है, बीकर में हमने पानी डाल दिया है ये, और अगर मान लीजिए बीकर में पानी में यहाँ पे हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे, एक ड्रॉप ऑफ इंक हमने यहाँ पे डाल दी, तो आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे कि ये जो इंक होता है ये पूरे पानी में मिक्स हो जाता है। आपको इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये धीरे धीरे पानी का कलर जो होता है वो ये इंक का कलर ले लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जो पार्टिकल्स अपने आप में, पार्टिकल्स का जब इंटरमिक्सिंग हो जाता है, पार्टिकल्स का जब ये इंटरमिक्सिंग हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में डिसॉल्व कर जाती हैं, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी जानवर हमारे पानी में रह रहे होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और इस वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पानी में सांस ले पाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं गैसेस स्टेट। जो हमारा तीसरा स्टेट होता है वो गैसेस स्टेट होता है, और गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फ्री मूव करते हैं। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स है वो कितना पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए ये रिजिड होता है। लिक्विड में देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, इसलिए जब हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड करते हैं लिक्विड में तो वो उसमें मिक्सअप हो जाती है, क्योंकि ये जो स्पेसेस बीच में दिख रही हैं वो अपने आप को इसी में एडजस्ट कर लेता है। और गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेसेस है, तो गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सबसे कमज़ोर होते हैं, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे सॉलिड में होते हैं। गैसेस में स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है कि गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि गैसेस को हम लोग मतलब प्रेशर से उसको हम एक सिलेंडर में कंप्रेस करके उसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो हमारे इस घरों में एलपीजी यूज़ होता है, सीएनजी यूज़ होता है, तो ये क्या होता है, ये कंप्रेस्ड गैसेस होती है। गैसेस को एक सिलेंडर में फिक्स करके उन्हें हम लोग आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत फ्री मूव करते हैं, इसलिए अगर किचन में हमारे कोई भी कुकिंग हो रही होती है तो उसकी स्मेल पूरे घर में आराम से फैल जाती है। फिर यहाँ पे आ जाइए, कैन मैटर चेंज स्टेट। जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, मतलब क्या हम लोग सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वापस आइस को लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें यही बता रहा है। ये एक्सपेरिमेंट में देखिए कि ये एक सेटअप बनाया गया हुआ है, इसमें आइस ली हुई है और ये एक थर्मामीटर लगा दिया गया है, और नीचे हमने यहाँ पे इसको बर्नर लगा दिया है, उसको हम हीट कर रहे हैं।
तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप हीट करेंगे तो आइस मेल्ट होने लग जाएगी, आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। लेकिन जो यहाँ का टेम्परेचर होगा, पानी में तो आइस कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ का जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ नहीं होगा, ये 0 डिग्री पे ही बना रहेगा। जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, यहाँ का थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। तो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो हीट जा कहाँ रही है? तो ये जो हीट होती है इसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, आप हीट दे रहे हो, कन्वर्जन भी हो रहा है, लेकिन आपको उसका कोई अपीयरेंस, आपको उसका कुछ आप फिजिकली उसको नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ पे हीट जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर में शो ही नहीं कर रहा है। तो जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, अगर आइस का एक भी टुकड़ा इसमें बना रहेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं शो करेगा। जैसे ही पूरा आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम लोग इस जो हीट होती है, तो ये लेटेंट हीट क्या होती है, इसका काम होता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसको ये कमज़ोर कर देता है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाते हैं तभी हमारा आइस जो है वो लिक्विड में या वाटर में कन्वर्ट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आइस के वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। तो वो जो ये जो लेटेंट हीट है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में या उनको तोड़ने में ये हीट का यूटिलाइजेशन होता है। तो जब आइस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जब सॉलिड आइस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसको हमने कहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करते हैं। ये वाटर है, वाटर को हमने ऐसे बीकर में लिया हुआ है, नीचे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हमने थर्मामीटर दिया हुआ है। वाटर का जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अचानक से नहीं देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने लग जाए, जब तक पूरा का पूरा पानी बॉयल नहीं होने लग जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ तो हम भूल गए कि जब पूरा का पूरा आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ जितना मिनिमम टेम्परेचर लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग के ही प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको जितना हीट लगता है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी यही सिमिलरली हमारा यहाँ पे आ जाएगा वाटर को हमें क्या करना है? वेपर में कन्वर्ट करना है। तो जब तक हमारा पूरा पानी बॉयल नहीं होने लग जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जिस पे पानी हमारा बॉयल होने लग जाए एट सराउंडिंग प्रेशर। प्रेशर में हमने कोई चेंज नहीं किया है, जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है उसी पे जब हम मेंटेन रखते हैं, तो जब हमारा पानी बॉयल होने लग जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब तक पूरा पानी बॉयल नहीं होने लग जाएगा यहाँ पे आपको कोई टेम्परेचर चेंज नहीं मिलेगा। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा, पानी भाप बनने लग जाएगा, तभी आपको यहाँ पे टेम्परेचर चेंज मिलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे भी लेटेंट हीट का यूज़ होता है। जो हीट लगती है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ये देखिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और बॉइलिंग जो होता है ये बल्क फिनोमेना होता है, मतलब पूरा पानी बॉयल होने लग जाता है। ऐसा नहीं खाली सरफेस का पानी बॉयल होगा या नीचे का पानी बॉयल होगा, तो ये बल्क फिनोमेना होता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर वेपर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में फ़र्क होता है। वाटर वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़र्क होता है। जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो इवेपोरेट कर जाते हैं। और जो वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें एनर्जी कम होती है, इसलिए वो स्थिर बना हुआ रहता है। स्टूडेंट्स ये फिगर में देखिए,
सॉलिड स्टेट को हमने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया हीट करके, लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट कर दिया, और गैस को कूल करके वापस हमने लिक्विड में, और लिक्विड को वापस कूल करके हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इस तरीके से इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब आ जाते हैं कि हम लोग गैस पे क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो फिजिकल स्टेट होता है वो दो तरीक़ों से चेंज होता है, एक टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने टेम्परेचर वाला पढ़ा कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारा फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर हमारा वाटर वेपर में। और दूसरा तरीका क्या है कि हम उसका प्रेशर चेंज कर दें। तो प्रेशर हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं, गैस पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले एक प्रोसेस ये देख लेते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कैम्फर, जैसे हम लोग कपूर कहते हैं, वो क्या होता है कि सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सीधे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। उसमें कोई बीच में कोई लिक्विड फेस नहीं आता है, कोई चेंजिंग स्टेट नहीं आता है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये अमोनिया क्लोराइड लिया हुआ है और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इन्वर्टेड फनल लगा हुआ है, जब आप इसको हीट करेंगे तो अमोनिया क्लोराइड के वेपर्स बन जाएंगे। तो वेपर्स बन जाएंगे यहाँ पे आकर के, क्योंकि ये यहाँ पे ठंडा होगा तो यहाँ पे आकर के ये इकट्ठा हो जाएंगे। तो क्या हुआ, आपने सॉलिड को जब हीट किया या एक टेम्परेचर ऐसे दिया तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा सॉलिड था वो सीधे वेपर बन गया, और वापस हमने इसको यहाँ पे सॉलिडिफाई कर लिया। मतलब ये ठंडी जगह थी तो वेपर्स क्या हुए, यहाँ पे आके कंडेंस हो गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, जब हमारा सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं इस पे, जब हम लोग गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने गैस लिया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं। ऊपर से ये हमने ये पिस्टन लगाया हुआ है, तो पिस्टन से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थोड़ी सी जगह में आकर के सिमट के रह गए हैं। हमने और प्रेशर अप्लाई किया तो सिर्फ इतने से ही स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इतनी सी स्पेस में ये मतलब छोटी सी स्पेस में रह गए, और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विफैक्शन हो जाता है। जो गैस है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अभी और भी ज़्यादा इसको प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा कि ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड और फिर लिक्विड से उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कंप्रेस करके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टूडेंट्स याद रखिए कि ड्राई आइस कहा जाता है। तो इंटर कन्वर्जन कैसे हो गया, ये देखिए, सॉलिड का सब्लिमेशन हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस का वेपोराइजेशन हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड को वापस सॉलिडिफाई कर देंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड में फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा इंटर कन्वर्जन हो जाता है तीनों स्टेट्स में, लिक्विड, सॉलिड और गैस में हमारा इंटर कन्वर्जन हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, एक फिनोमिना है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन आप देखते हैं कि अगर आप एक कंटेनर में पानी लेकर के कुछ दिन के लिए कहीं भी छोड़ देते हैं इस अनडिस्टर्ब किए बिना, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी उसमें से इवेपोरेट कर गया। तो पानी मतलब इवेपोरेट कर गया मतलब उसमें से पानी वेपर बन के उसमें से उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो जो इवेपोरेशन होता है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब ये सरफेस पे ही होता है। और तो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता है। इवेपोरेशन में हम लोग अलग से हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही कोई टेम्परेचर हो जिसमें वो सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग वाटर को खुला छोड़ देते हैं तो वो वेपर में थोड़ा बहुत उसका जो क्वांटिटी होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि इनमें जो नमी होती है वो वेपर बन के इवेपोरेट हो जाती है। अभी देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब एक हमने छोटे कंटेनर में पानी लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मान लीजिए हमने एक ऐसे कंटेनर में पानी लिया है, इसको रख दिया और हमने ऐसे एक डिश में पानी लिया है।
तो किसमें पानी ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, इसमें हमारा पानी तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा कंटेनर है, इसमें ज़्यादा पानी इवेपोरेट करेगा इन कंपैरिजन टू दिस कंटेनर। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम एक्सपोज है, तो इसमें से पानी कम इवेपोरेट करेगा और इसमें से पानी ज़्यादा इवेपोरेट करेगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस फ्रिज में रखा हुआ है और कोई सब्सटेंस एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो क्या होगा कि फ्रिज में तो इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर उसका कम है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है उसमें इवेपोरेशन हम नोटिस करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही ह्यूमिडिटी है, जैसे कि बारिश के सीज़न में आप देखते होंगे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि जो हवा होती है, जो सराउंडिंग एयर होती है, उसमें पहले से ही ह्यूमिडिटी बनी हुई होती है, तो वापस और ह्यूमिडिटी उसमें से इवेपोरेट नहीं करेगी, सॉरी वो और वेपर जो है उसमें से इवेपोरेट नहीं करेगा। लेकिन यही जब गर्मी का टाइम होता है तो हवा वैसे ही ड्राई एयर होती है, तो क्या होता है कि पानी जो है इवेपोरेट कर जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड अगर ज़्यादा होती है, हवा अगर तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवा होती है वो आपके साथ वाटर वेपर को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, उसकी स्पीड के साथ वाटर वेपर भी फ्लो कर जाते हैं, तो इस वजह से अगर हम लोग हवा ज़्यादा तेज़ होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इवेपोरेशन। और हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। आप कभी भी देखो कि अगर आप एसीटोन है या आजकल जो सैनिटाइज़र यूज़ किया जाता है तो उसको आप देखो, आप उसको हाथ में लेते हो तो वो जब इवेपोरेट कर जाता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट देता है? क्योंकि वो आपकी हीट जहाँ जिस पोर्शन में वो पड़ता है उतने की वो उस जगह की वो हीट लेकर के इवेपोरेट कर जाता है, तो इस वजह से जब वो इवेपोरेट कर जाता है तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का पहला चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू।